Hey everyone, welcome back to Esther Study. Today we are going to discuss about the most important question of static GK, which is important for BA Honours as well as for BLLB. Before that, 4 more videos are already uploaded in our channel, and you will find all these videos in the playlist of this channel. And today's part is part 5. So let's get started. So, question is, चारमीनार was constructed by whom? चारमीनार को किन्होंने बनवाया था? आंसर इज मोहम्मद कुली कुतुब शाह. तो आपका कुली कुतुब शाह भी कभी रह सकता है, फिर मोहम्मद कुली कुतुब शाह भी रह सकता है. ठीक है, तो चारमीनार को किन्होंने बनाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह. ओके, देन पूर्व तुजुके बाबरी. किन्होंने लिखा था तुजुके बाबरी? आंसर इज बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर. तो जहीरुद्दीन ये लंबी नाम नहीं आएगी, आपका बाबर ही आएगी. तो देखने को कंप्लीट नाम रहेगा, फिर भी बाबर रहेगा, तो आपको देखने से पता चल जाएगा. ओके, तो बाबर. एंड ऑल्सो मतलब ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी है तुजुके बाबरी. तुजुके बाबरी क्या है? बाबर का ऑटोबायोग्राफी है. ओके, तो आपका क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि व्हाट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर. तो आपका ठीक लगानी है तुजुके बाबरी. ओके, देन और ऑटोबायोग्राफी बोले तो मतलब अपने लाइफ के बारे में लिखा बाबर ने. ओके, और बायोग्राफी जो होता है वो मतलब जैसे मान लीजिए मैं दूसरों के बारे में, किसी के बारे में लिखा, तो ये होगा आपका बायोग्राफी. और ऑटोबायोग्राफी खुद के लिए जो खुद के ऊपर लिखते हैं उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी. ओके, देन विच टर्म पोजेस द लार्जेस्ट डोम इन इंडिया. कौन सी टर्म को कहा जाता है सबसे बड़ा डोम इंडिया की? तो टर्म ऑफ आदिल शाह कॉल द गलगुम्बाद. गलगुम्बाद को इंडिया की सबसे बड़ा डोम कहा जाता है. और इसका नाम ये भी है टॉम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह. ओके, तो गलगुम्बाद और टॉम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह दोनों सेम है. मतलब गलगुम्बाद का नाम टॉम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह के नाम से आया है, तो इसलिए टॉम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बनवाया था ये. दैट्स वाई टॉम मतलब आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? विच टर्म पोजेस द लार्जेस्ट डोम इन इंडिया. कौन सी टर्म को सबसे बड़ा डोम कहा जाता है इंडिया की? ओके, देन विच वन इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया. कौन सा सैटेलाइट है जो इंडिया की सबसे पहला सैटेलाइट है जो कि इसरो के द्वारा भेजा गया था? तो आंसर है आपका आर्यभट्टा. आर्यभट्टा जो कि लॉन्च किया गया था इन द ईयर 1975 को, 19 अप्रैल 1975. तो आपका ये भी क्वेश्चन बन सकती है कि मतलब ये पहला सैटेलाइट. क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट सैटेलाइट, कौन सा सैटेलाइट है इंडिया की सबसे पहला सैटेलाइट? तो आर्यभट्टा हो गया. और ये भी कह सकता है कि इन व्हिच ईयर आर्यभट्टा सैटेलाइट फर्स्ट लॉन्च. तो आपको आंसर पे टिक लगानी है 19 अप्रैल 1975. ओके, देन टोटल हाउ मेनी नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. देखिए ये हमने इसलिए खबर किया कि आपको एक ट्रिक बताएंगे और इसी के मुताबिक आप याद रह पाएंगे, मतलब कभी नहीं भूल पाएंगे. ये बहुत मतलब बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा इंशाल्लाह. तो क्या है, टोटल हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर ऑफ इन इंडिया. ओके, तो कितना कंट्रीज है इंडिया पे? आंसर इज देयर आर टोटल 9 नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. ओके, यहाँ पे कितना नाइबरिंग कंट्रीज है, मतलब इंडिया ने बॉर्डर शेयर किया है 9 कंट्रीज़ के साथ. ओके, तो ये क्या है, श्रीलंका, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, ये जब जितना देख रहे हैं आप यहाँ पे तो सब है, टोटल 9 है. ओके, तो आपको याद कैसे रखनी है देख के, ये तो आपका ये लाइन तो आप सभी याद रख सकते हैं. सार ने बचपन में MBA किया. सॉरी मैं देना था, तो यहाँ पे मैं. ओके, तो क्या है, सर ने बचपन में MBA किया. देखिए एस जो है ना यहाँ पे हम बताते हैं. एस यहाँ पे एस से आपका क्या होगा, श्रीलंका. और सर ने ये अगर मतलब ये इसलिए दिया कि आपका ये सेंटेंस याद रहने के लिए. गाइस प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा अगर कोई बाहरी आवाज़ आ रही है तो. ओके,
तो सारने बचपन में, एस से क्या याद रखनी है आपको, श्रीलंका। बचपन ये देखिए, चारों से बो से भूटान, छो से चाइना, पो से पाकिस्तान एंड नौ से नेपाल। ओके, एंड बचपन में एमबीए किया। तो देखिए बचपन में, देन 9 से नेपाल, मौ से मालदीव, फिर म्यांमार, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान। देख पा रहे? तो आपको ये पूरा ये लाइन याद रखनी है। सार ने बचपन में एमबीए किया, पर इनमें से ऐसे श्रीलंका बचपन याद आ गया होगा, है ना। तो ये आप कभी भी नहीं भूल सकते। और कोई आपको पूछा कि हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर, हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, तो आप फटाफट से बोल सकते हैं कि देयर आर 9 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। देन दिस आर, तो ट्रिक याद रहेगा तो आप आराम से बोल पाएंगे, है ना। देन सनलाइट टेक्स हाउ मच टाइम टू रीच इनटू द अर्थ। सनलाइट कितना टाइम लगाता है वो सन से, मतलब सॉरी, अर्थ तक रीच करने में 8 मिनट 16.6 सेकंड, कितना दूरी में है। और ये मतलब लाइट का पावर सबसे ज़्यादा, मतलब लाइट का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा दूरी में जा सकता है आवाज़ से ज़्यादा। तो लाइट बहुत कम टाइम लेती है, बहुत दूर क्यों ना हो। तो सन से सिर्फ 8 मिनट्स लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड्स। ओके, देन व्हिच डे इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन अ ईयर। कौन सी डे है जो सबसे लॉन्गेस्ट है पूरा ईयर में, पूरा वर्ष में। आंसर है 21 जून। एंड शॉर्टेस्ट डे पूरा ईयर में, शॉर्टेस्ट डे कौन सा है, 22 दिसंबर। एंड इक्वल डे एंड नाइट, विच डे इज इक्वल डे एंड नाइट इन द ईयर, इक्विनॉक्स भी इसको बोलते हैं। ओके, तो आपको याद क्या रखनी है, इक्वल डे एंड नाइट इन ईयर। कौन सी दिन पे, मतलब दिन और रात एक सेम टाइम होगा। जैसे अगर मान लीजिए 24 आवर्स है टोटल, देन आपका 12 आवर्स रहेगा, 12 आवर्स रहेगा दिन में, 12 आवर्स रहेगा रात में। ओके, तो इक्वली डिवाइडेड है। तो ये कौन सा है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर आपका इक्वल डे एंड इक्वल नाइट रहता है पूरा ईयर में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। पहला कौन सा इंसान था जिन्होंने लैंड किया पहली बार मून पे। आंसर इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एंड कौन से ईयर पे गए थे, इन द ईयर 1969 को गए थे। देन यहाँ पे देखिए दो है, जैसे एडविन और अल्ड्रिन। एडविन अल्ड्रिन सिर्फ 19 मिनट से बहुत, मतलब यहाँ पे जाके पहुँचे थे, लैंड हुए थे। तो ये भी माना जाता है कि ये है सेकंड पर्सन जिन्होंने लैंड किया मून पे, और फर्स्ट पर्सन नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाला, ये जानकारी के लिए आपको दिया है हमने। ओके, तो उन्होंने जो, मतलब वो ये दोनों जो रॉकेट से गए थे, वो रॉकेट का नाम है अपोलो 11। ओके, इससे वो दोनों गए थे, मून पे जाके लैंड हुए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो था, इसका नाम है अपोलो 11। ओके, देन विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। कौन सी कंट्री को कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। आंसर इज नॉर्वे। एंड विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सी कंट्री को कहा जाता है, मतलब राइज जो सूरज का जो, मतलब सुबह का जब निकालता है ना, तो उसको बोलते हैं राइजिंग। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहा जाता है, जापान का। मतलब इतना ब्यूटीफुल व्यू है, आप देखेंगे तो मतलब बहुत अच्छा लगेगा। जिनको नेचुरल ब्यूटी बहुत पसंद है तो उनको और भी अच्छा लगेगा। तो ये कौन सी कंट्री को माना जाता है, जापान को। ओके, सो if you have any doubt, any query, then feel free to ask in the comment section below. Then take care all of you. Allah Hafiz.